हिस्ट्री को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है? नेगेटिव जो हमारे परसेप्शंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है तो थोड़ा फील लेनी पड़ेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फाइट की यार उन लोगों ने 200 साल पहले की बात है, या आज की बात नहीं है। टुडे इफ यू एंड मी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट्स जस्ट मोर ऑफ अ फैशन। पर्सनालिटीज में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। किसने क्या किया, क्यों किया, उसका आज की डेट में फॉल आउट क्या है। एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा होना चाहिए? मैंने हर तरीके का इंसान देख लिया, मतलब नशे करने वाला भी पास होते देख लिया। मैं बोल नहीं सकता कि आइडियल क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट जिनके क्रैक नहीं हो पा रहे एग्जाम, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? जब हम यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं ना, हमसे एक्सेप्ट नहीं होता कोई और एग्जाम देने का। ये दिक्कत आती है बहुत बड़ी इंटरनली कि यार हम कलेक्टर बनने निकले हैं, अब हम बैंक पीओ तो नहीं कर पाएंगे, मतलब दिस इज इम्पॉसिबल। वो साइकोलॉजिकल चेंज तभी आता है जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज आशीष नामदेव एंड वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। इस एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा शूट ऐसे इंसान के साथ में है जो 2 बार यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, और नाउ ही इज़ रनिंग प्रेप करियर नाम की एक एकेडमी जहाँ पे ये यूपीएससी के लेक्चर्स देते हैं, स्पेशली ऑप्शनल के वो बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर विकास ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच यार, इतना ट्रैवल करके आप हमसे मिलने के लिए आए हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड लेट्स ट्राई टू हैव अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन एंड ट्राई करते हैं आपकी जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें अपनी तरफ से समझा सकें एंड होपफुली उनके करियर में हेल्प हो जाएगी इससे। आई फील ऑनर्ड टू हैव यू। और आपकी वाइब बहुत अच्छी है, आपका घर बहुत प्यारा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो मज़ा आएगा आई फील बात करके। सबसे पहले यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी एग्जाम को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? यार देखो, यूपीएससी के एग्जाम में मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, 3 स्किल चाहिए होती हैं। पहला एक ऑब्जर्वेशन वाली स्किल है जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 में से एक आंसर निकालना सीखना पड़ेगा। सही है। मेंस में यह है कि आपको पेपर पे एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि देखो, सरकारी फाइलें जब आप संभालोगे ना तो एक लेवल पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट। अभी तो नहीं समझ में आता, बाद में जब अपना पहला कोई ऑर्डर पास कर रहे होते हो वो सारी चीज़ें, तब समझ में आता है कि अच्छा यार मेंस में आंसर राइटिंग तो सिखा दी उन्होंने। एंड फाइनली अगर मतलब आपका जो पब्लिक प्रोफाइल है, अगर उसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, इट मे बी सो दैट यू आर वेरी नाइस पर्सन बट इन प्राइवेट, नॉट इन पब्लिक लाइफ, तो वो कन्वर्सेशन वाला स्टाइल थर्ड में आता है। ये तो रही इन 3 स्किल्स की बात, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर मतलब मैं तो क्रिकेट की तरह भी देखता हूँ पूरी एनालॉजी को, कि अगर एक आपका वनडे आता है, ठीक है, प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस आता है, 5 डे टेस्ट मैच, और फाइनली आपका इंटरव्यू 2020। तो इस तरीके से मतलब चलता है। मेहनत नो डाउट बहुत ज़्यादा हर कोई करता है, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि यार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी मेहनत में कोई कमी रही होगी। बट सबसे बड़ा इशू इस पूरे एग्जामिनेशन में क्या है कि किसी अगर इन स्किल्स के मिनिमम बैरियर को अगर आप नहीं तोड़ पाए तो आप 4-5 बार घूमते रह जाओगे। राइट। और अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो वो फिर यार फील ही नहीं आती कि मतलब कुछ किया है अपन ने। राइट। एंड फिर बहुत सारे एसोसिएटेड इशू है। थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी जर्नी बताता हूँ। जैसे मैंने 2013 में पास आउट किया, और सच बता रहा हूँ कि कॉलेज एंड होने तक मैंने कुछ ऐसा सच पढ़ा नहीं था, और कम्प्लीटली अनअवेयर। 2012 में ही पता चला था यूपीएससी नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। इवन दो माई फादर इज़ सिविल सर्वेंट फ्रॉम ग्रुप सी लेवल, दिल्ली पुलिस में है, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है नहीं करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा डिस्कशन करते करते ये चीज़ मुझे भी लगा कि यार हाँ यार ये एरिया बहुत अच्छा है। एंड जब 13 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो फर्स्ट डे यार आप जब कोचिंग करने चले जाते हो ना, तो आपको शाम को लगता है क्या हो गया भाई अपने साथ में। एंड ये जो राजेंद्र नगर की गलियां हैं या मुखर्जी नगर, पहले मुखर्जी, मैंने तो ज़्यादातर कोचिंग मुखर्जी नगर करी है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग देख के हालत टाइट हो जाती है कि अपन क्या करने वाले हैं भाई इसमें। करेक्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि आपको पर डे बेसिस पे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है यार कि आप चाहे कितना भी ये सोचें कि मतलब मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पास होना चाहिए, मेरा तो हक बनता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट। इफ़ यू आर नॉट शार्प इन दी स्किल्स कि वो आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए प्रीलिम्स में, थोड़ा लॉजिकल गेस लेने आने चाहिए, प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट के फंडामेंटल इतने वीक ना हो कि अगर यूपीएससी उस दिन वहाँ आपको परेशान करने लग जाए, जैसे एग्रीकल्चर से 15 क्वेश्चन डाल दिए, या फिर आईआर के मैपिंग वाले एरिया को पकड़ के उन्होंने 10 क्वेश्चन बना दिए, तो आप बिल्कुल आउटकास्ट नहीं होने चाहिए उस चीज़ में कि यार कंप्लीटली आप
हैंडल नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे प्रीलिम्स लेवल पे लगता है। पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो सीसैट आई वुड से सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। इवन मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके लोग फेल हो रहे हैं, तो वो समझ लो कि ऑप्शनल भी किस डायरेक्शन में। मेंस का मुझे थोड़ा ये लगता है कि भाई जिनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा है वो अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट ये सीखी भी जा सकती है अच्छे से। जैसे मेरा कोई इंग्लिश पे कोई बहुत अच्छा कमांड नहीं था। स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी तो यार डिक्शनरी ले लेके साथ बैठना पड़ता था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले लिया था, उसमें वर्ड भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। राइट। तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ कीवर्ड्स को पिकअप करना स्टार्ट किया कि हाँ यार जब भी कोई टॉपिक आएगा तो समटाइम्स आई यूज द वर्ड अपराइजिंग, कभी रिवोल्ट लिख दूंगा, कभी लिख दूंगा मेजर अपहीवल। तो ये सिनोनिम्स थोड़ा याद करना सीखना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा रटना जरूरी है मेंस के लिए। जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, हर चीज़ की प्रैक्टिकलिटी हम लोगों को पता नहीं होती, सच बात तो ये है। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का आंसर लिख रहे हो, थोड़ा सा पढ़ के हमें लगता है कि हम ही दे देते हैं भाई, सारे कमेटी हमारे नाम पे ही बना दो। बट यार वो फर्जी एक तरीके से बुकिश नॉलेज आती है, लेकिन वो बुकिश नॉलेज भी ज़रूरी है सो दैट व्हेन यू विल गो इन द फील्ड। जैसे मान लो मेरा ट्रेनिंग में जब आईबी के साथ अटैचमेंट हो तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिली जो हमने पढ़ी थी। अगर आपको कोई आइडिया ही ना हो उसके बारे में तो फिर आप बस यही पूछो अच्छा जी आप काम क्या करते हो। सही है। राइट। तो वो एग्जामिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टॉर्चरस कहूँगा मैं, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता तो एक साल आप फिर से वेट करेंगे। एंड समहाउ अगर आप मेंस लिख रहे हो, अगर वो कई बार ऑप्शनल डिफिकल्ट आ जाता है, कभी ऐसे में आजकल फिलोसफर्स बनाने का मन कर गया है पूरा यूपीएससी का। राइट। पूरा फिलॉसफी ही आपको करनी पड़ेगी। इस पूरे एग्ज़ाम में हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा लक आता है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि वो हार्ड वर्क के बाद आता है। इट इज़ नॉट प्योर, तुक्का तो कोई कभी नहीं कहूँगा मैं इसको, बट येस टू ए सर्टेन लेवल गैम्बलिंग आ जाती है इसमें, कि अगर आप जो पढ़ के गए हो वही पेपर में आ गया तो यार नेचुरली you'll get more marks. राइट। एंड इंटरव्यू के प्रोसेस में थोड़ा मुझे ये लगता है कि यार जो थोड़े वीक बैकग्राउंड से लोग रहते हैं ना, उनको थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत ज़्यादा आता है। प्लस क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वैसी बनी नहीं होती है। अब कोई दिल्ली में अच्छे स्कूल से पढ़ा है, उनसे compete करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। बट मुझे यूपीएससी में एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि एवरी टाइम दे डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर लैंग्वेज, पूरा पर्सनालिटी टेस्ट है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को, आपकी किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से वर्बल नॉन वर्बल, सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। एंड सिर्फ एक होता ना कि वाइवा नहीं होता स्कूल की तरह कि 4 क्वेश्चन के जवाब दिया 8 में से तो 50% मार्क्स दे देते हैं। कुछ भी अगर उनको बहुत अच्छा आपकी बेंट ऑफ माइंड में लगा तो प्रोबेबली उससे मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे ना एक चीज़ के ऊपर आपसे थोड़ा सा लेट बात करना था, लेकिन मैं इसको अभी चाहता हूँ। हाँ। एक जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने बोला था कि भाई अगर 500 पोस्ट आ रही है तो आप अपने ना एक सीट के लिए लड़ो। आप ये सोच लो कि 499 मैंने लोगों के लिए रख दी, आपको अपनी एक सीट पे लड़ना है। पर जब मैं 5-6 सालों में इवॉल्व हुआ हूँ तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सोचना गलत भी है। क्यों? क्योंकि आप एक सीट के बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन आप 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से एक सीट 1 लाख लोग सोच रहे हैं कि एक सीट तो मेरी है। कहीं ना कहीं वहाँ पे वो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन तो आपको एज ए होल लेने के चलना पड़ेगा। इसके ऊपर आपके व्यूज़ क्या हैं? देखो ये चीज़ हर किसी के मन में आती है ना कि पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा, मतलब मैं तो फर्स्ट में नहीं पास हुआ था, फाइनल थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था। तो हमें लगता है कि यार ये कैलकुलेशन तो ठीक है अपनी एक सीट मेरे लिए। पर देखो अगर हम 10 लाख के हिसाब से देखेंगे दैट वुड नॉट ऑल्सो बी करेक्ट, बिकॉज 10 लाख में से यार 5 लाख तो एग्जामिनेशन हॉल तक जाते ही नहीं है। 5 से 6 लाख ही अपीयर होते हैं। और 5-6 लाख में से ना हर साल अगर आप देखोगे ना जो बहुत ज़्यादा सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आप किसी भी क्लास में चले जाओ आपको रेशियो समझ में आ जाएगा। एज अ फैकल्टी मुझे पता है कि मेरे इन 20 स्टूडेंट में से कोई एक निकलने वाला है, मतलब दैट आई नो इट, बिकॉज वो असेसमेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है हर साल ना देखो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यस प्रीलिम्स में है, उसमें भी 50-60 हज़ार से ज़्यादा बच्चे बहुत सिंसियरली प्लस अलॉन्ग विद स्किल्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनके हार्डवर्क को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, वो स्किल्स आ गई हैं कि अंडर द एग्जाम एनवायरनमेंट दे आर गोइंग टू परफॉर्म, तो वो उतना ही रहता है यार। और मैं हमेशा एक ही चीज़ सीखी है, अपने आप से compete करो। सी की मैट्रिक्स क्या है पूरे एग्जाम का, अगर आपको 100 नंबर पे प्रीलिम्स निकल रहा है तो 120 लाने की कोशिश कर लो, पास हो जाओगे। छोड़ो सीट को भूल जाते हैं। उसके बाद अगर मेंस में कट ऑफ अगर आपका 600 जा रहा है, अगर ऑप्शनल में 300 नंबर लाने से आप पास हो जाते हो तो उसको कोशिश करते हैं। और अगर इंटरव्यू में बेयर मिनिमम 150 पे भी 60 पे भी पास हो रहा है तो उतना अपनी तरफ से बेस्ट लेवल ट्राई कर लेंगे। विल नॉट ट्राई टू शो एनी काइंड ऑफ बैड बिहेवियर, इवन दो वो होता है हर किसी के अंदर। वो इंटरव्यू हॉल में जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है।
तो मैंने तो इसको यार हमेशा ऐसे देखा, नंबर से आप कभी कर नहीं पाओगे, बहुत ही आई वुड से डिफिकल्ट प्रोसेस है। और ये वही ना, जो न्यूटन की तरह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली सिचुएशन हो जाती है, सिंपल मैथ नहीं चलता इसमें। बहुत पास भी होते हो आप इंटरव्यू में, लग रहा है कि हो जाएगा। मुझे अपने सेकंड अटेम्प्ट में लगा था यार बहुत अच्छी रैंक आएगी, और पास ही नहीं हुआ। आई वॉज इन शॉक, 10 बार अपनी PDF चेक करेगी फाइनल। और अगली बार जब मैंने किया तो मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर इंटरव्यू में मार्क्स 184 के आसपास आ गए थे, सिलेक्शन हो गया। तो यार बड़ा मुश्किल है ये बताना कि इस एफर्ट में ये हो जाएगा। राइट। आपका कैसा रहा था, मतलब कितने एफर्ट्स में कौन कौन से एफर्ट पास हुए, कौन कौन से अटेम्प्ट में पास हुए, कौन कौन से में क्या हुआ है? तो मेरा देखो जो मेन स्ट्रगल है वो पहले 2 अटेम्प्ट का ही रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, लेकिन मेंस में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार अच्छा कमांड था नहीं, तो अच्छे से कर नहीं पाए। थोड़ा सा प्रेशर में भी आ जाता है इंसान। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हो, हर कोई इंजीनियरिंग की तरफ लाइफ में चल रहा है, पार्टी कर रहा है, वीकेंड लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। आप लगे हुए उसमें, और एक अटेम्प्ट का मतलब है 2 साल, 1 साल तो प्रिपरेशन का और दूसरा वो फॉलो थ्रू आपका एग्जाम का ही जो साइकिल है पूरा। करेक्ट। तो उसमें मैं मेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, और प्रेशर के अंडर वही साउथ अफ्रीका वाला हाल हो गया मेरा। बकल अप हो गए और कहीं ना कहीं नहीं कर पाए अच्छे से। एंड आई वाज कम्प्लीटली 2-3 महीने के लिए बड़ा परेशान था यार, ये पता नहीं अपने से हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। जब मेरे पहले मेंस का रिजल्ट आया, मतलब जब मुझे मार्कशीट दिखाई, वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलता है, चाहे आप पास हो चाहे फेल, पता तभी चलेगा। करेक्ट। तब मैं 16 नंबर कम थे मेरे कट ऑफ से। तब मेरे अंदर हिम्मत आई कि यार अगर मैं इतना बुरा करके यहाँ तक हूँ, अपने लेवल पे जज कर रहा हूँ मैं, किसी को और उसके अंदर मैट्रिक्स की तरह नहीं लेता। तब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी। प्रीलिम्स मेरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है तब तक। मेरा हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसा कर लिया था कि यार फंडामेंटल्स वीक मत रखो, पता नहीं किस दिन कौन सा बॉलर आने वाला, वही वाली सिचुएशन है ये। करेक्ट। और वो सब्जेक्ट्स की तरह आते हैं, और वो एक दिन आके ख़त्म कर देगा आपको। तो प्रीलिम्स मेरा एक लेवल पे ठीक हो जाएगा, तब मुझे एग्जाम में ही पता चलता है यार कंफर्टेबल हो आप। मतलब मैंने 130, 140, 145 तक भी स्कोर किया है इस पेपर में। लेकिन मेंस में फिर मैं दूसरी बार भी गया, तो मतलब बहुत हाई लेवल परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाया था, बट ठीक था। मेरे मेंस में मार्क्स मतलब कट ऑफ से कुछ 45-50 मार्क्स ऊपर ही थे यार, मतलब जो कि एक रीजनेबल ठीक लेवल था। बट इंटरव्यू में 140 मार्क्स आ गए, ठीक है, और आप लास्ट में 10-11 नंबर से सिलेक्शन रह गया। थर्ड वाले में प्रीलिम्स तो मेरे लिए केक वॉक हो चुका था। एंड सच बात बताऊं तो ज़्यादा प्रीलिम्स में जो डोलड्रम शुरू हुए ना, वो 2017-18 के बाद हुए। 16 तक हम लोग ऐसे करते थे कि यार पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। करेक्ट। ये सच बता रहा हूँ कि मतलब ये मैं आज किसी को बोल नहीं सकता कि पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, बिकॉज इक्वेशंस चेंज हो गई हैं। हर साल का पेपर अपने आप में एक अलग तरीके का सिलेबस दिखाता है। आप 20 में जाओगे पेपर देने एग्रीकल्चर, नेक्स्ट ईयर एग्रीकल्चर है ही नहीं। तो वो वाली सिचुएशन हो गई। थर्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया अगले अटैम्प्ट में। फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया, और इवेंचुअली मेरा 146 रैंक आया, और उसमें मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स भी आए हिस्ट्री में। तो एक शुरुआत में रहता था यार, हिस्ट्री एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। धीरे धीरे यार उससे इतना लगाव हो गया, और कहीं ना कहीं इन दी एंड गॉड ने भी आपको बताया कि भाई ठीक है, यू हैव डन गुड इनफ, और आप ऑल इंडिया टॉप करने के लायक बन गए इसमें। तो ये जर्नी रही मेरी सिविल सर्विसेज की। हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर बात करते हैं। हाँ। आपका हिस्ट्री में आपने टॉप किया। हिस्ट्री सीम्स टू बी वेरी बोरिंग। मैक्सिमम एस्पिरेंट अगर आपसे किसी से भी पूछोगे, किसी भी स्टेट सर्विस वाला भी होगा, तो हिल से कि यार हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग है। हिस्ट्री को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब ऑल इंडिया टॉप करना विच मीन्स कि आपके लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरे लिए हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? देखो, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना इस चीज़, पहले तो नेगेटिव जो हमारे परसेप्शंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, तो थोड़ा फील लेनी पड़ेगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फाइट की यार उन लोगों ने, 200 साल पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। टुडे इफ यू एंड मी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट्स जस्ट मोर ऑफ अ फैशन। एट दैट टाइम इट वाज द ट्रेंड, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो वो फील लेना बहुत जरूरी है कि मतलब हाँ यार, ये किसी ने बड़ी चीज़ करी। अगर किसी ने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया, तो सोचो ना कि टुडे वी मे से भाई इट वाज वायलेंट, बट इट वाज फॉर द सेक ऑफ डिफेंडिंग देयर ओन कंट्री, है ना, कि एक लेवल तक उन्होंने अपने अपने एरियाज के लिए तो फाइट किया ही किया। तो पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा ना पर्सनालिटीज में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, कि किसने क्या किया, क्यों किया, उसका आज की डेट में फॉल आउट क्या है। बिकॉज जब हम इसको सिर्फ एक रट्टू तोता वाला सब्जेक्ट बना देते हैं ना, कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, उसके प्रोसेसेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रोसेसेस में ध्यान देना शुरू करेंगे ना, और उसी तरीके से टीच करने में यार मुझे भी आज की डेट में मज़ा आता है।
कि जब से मैंने टीचिंग करना शुरू किया रैंक 1 निकली है, रिजल्ट फॉलो थ्रू रहा। इस बार भी आप लवासना से अभी करके आए, वहाँ भी मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे गए टॉप 100 रैंक्स के अंदर। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे तो प्रोसेसेस पे ध्यान दो तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। इवेंट्स के ऊपर ध्यान दें, टाइमलाइन को एक बेसिक लेवल समझने की कोशिश करें तो मजा आता है। लेकिन देखो यूपीएससी एग्जाम में थोड़ा सा अलग तरीके से भी पढ़ना पड़ता है। कि जैसे अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सिर्फ प्रोसेस से कुछ नहीं होने वाला। आपको आंसर राइटिंग का तरीका सीखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में क्या है, थोड़े से हैवी वर्ड्स को पकड़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक बेसिक आपके सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाहिए कि इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, तो थोड़ा टाइम दे के पढ़ो। हिस्ट्री बुक ऐसी नहीं कि एक दिन में आप पढ़ के पूरा उसको एंजॉय कर पाओगे, वो थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। और आज की डेट में देखो इतनी ज़्यादा विजुअल एड्स आ गई हैं। पहले तो हम पढ़ते थे सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी से, उसमें वो भी कॉपीड होती थी तो उसमें दिखता भी नहीं था डायग्राम के कहाँ जा रहा है टाइमलाइन में। आज की डेट में यार इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, हिस्ट्री चैनल ये वो। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद बोलता हूँ, अभी नेपोलियन मूवी आने वाली है, रिलीज होने वाली है, कल ही मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा यार एक बार जाके देखना। सही है। तो आज की डेट में यार हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका आ गया है। लाइक इवन फॉर कन्वर्सेशन पॉडकास्ट इतने फेमस हो गए हैं। हाँ, हर कोई बोलता है कि किसी के पास आज की डेट में अटेंशन स्पैन नहीं है। मैं कहता है फिर लोग पॉडकास्ट कैसे सुन लेते हैं? करेक्ट, लॉन्ग फॉर्म। हाँ, ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप कर रहे हो ना, एंड पीपल आर एंजॉयिंग दिस आल्सो। तो वही चीज़ हिस्ट्री में भी है। अगर विजुअल एड साथ में आती है, प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करने लगते हैं, प्लस अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के बैठते एक सब्जेक्ट से। बिकॉज इंडिया में देखो हर चीज़ ना इकोनॉमिक्स से जुड़ी होती है। कोई कोडिंग करना बचपन में शायद कई बार इसलिए सीखता है कि इससे शायद बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा। हिस्ट्री में कोई किसी को पता ही नहीं करना क्या आगे। करेक्ट। तो वो चीज़ इंडिया में हिस्ट्री आर्ट्स को भी और साइंस दोनों को रोकती है। मैंने भी यार देखो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो हम भी ये कहते हैं हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग। मतलब इट वाज अ क्लीशेड थिंग कि ये मत पूछो वो मत पूछो। कोई भी नेशनल लीडर की बात कर लो तो हम जैसे 15 अगस्त पे उनका बात कर रहे हैं, अगर ये कौन थे। इट हैपेंस टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। बट एक बार जब उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तब समझ में आता है कि नहीं यार, वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम किया ना हम लोगों के लिए, वो और कोई नहीं कर पाता। वो रिस्पेक्ट आती है, उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं हर चीज़ में से। जैसे मैं क्लास में पढ़ा था कि नेपोलियन इतना बड़ा मिलिट्री जनरल था कि जब भी उनके सोल्जर आके कंप्लेन करते थे कि यार जो उनकी राइवल आर्मी है, इट इज 10 टाइम्स बिगर देन अस, ही यूज्ड टू से कि काउंट मी एज 10 टाइम्स एंड यू आर 1, सो वी आर 11 वर्सेस 10। तो आज की डेट में जुमला लगेगा। बट इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेटजीज ऑफ नेपोलियन, अगर ये साथ में किस्से भी सुनाए जा रहे हैं तो हर कोई इंटरेस्ट लेगा ना। करेक्ट है। तो ये चीज़ें यार मेरे ख्याल से करनी चाहिए, और धीरे धीरे करके हमें अपनी हिस्ट्री में आई वुड से इंटरेस्ट लेना चाहिए। गांधी जी यही चीज़ बोल के गए थे, अगर अपना कल्चर अपनी हिस्ट्री छोड़ दोगे तो यू विल बी पीपल विदाउट रूट्स। तो नेचुरली यूपीएससी एग्जाम के ऊपर बात करते हैं कि यार एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा होना चाहिए। मैंने हर तरीके का इंसान देख लिया, मतलब नशे करने वाला भी पास होते देख लिया। मैं बोल नहीं सकता कि आइडियल क्या होता है, बट एक ये मतलब उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए। रूटीन देखो ऐसा सिचुएशन है कि हर किसी को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। अब मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास कोई काम नहीं था कि भाई आप पढ़ाई करो बस। हाँ, सही है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि वो दिन में 3-4 घंटे ही दे सकता है, वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। बट मैं ये चीज़ हमेशा हर किसी को चाहता हूँ कि देखो यूपीएससी में अगर पास होना है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि स्किल्स से दूर नहीं जाना है। आप मिनिमम कंटेंट पढ़िए। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से आप रिसर्चर बन जाओगे, आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे। करेक्ट। सेकंड, प्यार और दूसरा होता है ना हेट, ये किसी भी सब्जेक्ट से मत करो। दोनों दिक्कतमंद है। अगर आप हिस्ट्री से नफरत करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। और वो एग्जाम में दिखाएगा कि भाई देखो मेरा प्यार नहीं करते ना मुझसे, नफरत करते हो तो आज मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो ये मेरा बहुत था कि यार डिस्पैशनेट होकर पढ़ाई करो सब्जेक्ट जब आते हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को उसकी अहमियत देखो कि यार वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज़रूरत होगी। आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में घुसोगे तब आप समझोगे उसकी चीज़ें। अब देखो जब कोरोना आया तो सबको पता चला ना यार साइंस एंड टेक कितना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। कितने लोगों की जान गई, बट कितने लोगों की बचा ली गई वो कोई एस्टिमेट नहीं करता है। वो तभी कर पाते जब वो साइंस एंड टेक की अहमियत लगे। लेकिन जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है यार क्या ही सेल होता है, क्या सेल वॉल किस में प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है, क्या बकवास है। लेकिन यही सब चीज़ें यार पूरी सोसाइटी की
आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन गई थी। तो अगर आइडियल है तो भाई ये चीज़ तो ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की समझने की कोशिश करो बेसिक लेवल पे। सेकंड, प्रीलिम्स मेंस इनकी प्रिपरेशन तो एटलीस्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो। मिनिमम कंटेंट है, एक स्पेसिफिक बुक लिस्ट है यार जो यूपीएससी फॉलो करता है एक लेवल तक। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा, बट वो फॉलो करो। आंसर राइटिंग जरूर सीखो यार, मैक्सिमम लोग आंसर राइटिंग नहीं करते, सच बता रहा हूँ। करेक्ट। मैं क्लास में आंसर राइटिंग भी कराता हूँ ना, तो अगर 100 बच्चे होंगे तो 100 में से मुश्किल से 15 लिखते हैं, और 15 में से मतलब 7 सिर्फ पूरा आंसर लिखते हैं, बाकी सब ब्रेनस्टॉर्म करके दिखाते हैं। दैट्स हाउ इट इज। तो अगर आइडियल हो तो वर्थ निकालो अपने टाइम की, इज्जत करो उसकी, मतलब खुद की इज्जत करना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में। सिर्फ घमंड लेके नहीं बैठ सकते कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, आप बैंक पीओ की कर रहे हो तो फिर इज्जत से बात करो मेरे से। आप खुद की करना सीखो, और जितना ज़्यादा इसको कंसिस्टेंट कर पाओगे, देखो एडमिनिस्ट्रेशन इज प्योरली अबाउट कंसिस्टेंसी, दे आर नॉट सुपर हीरोज, इट्स प्योरली अबाउट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। और यही चीज़ें अगर आप ढाल लोगे, आप अपने हिसाब से अपनी पोटेंशियल के हिसाब से देखो, बाकी तो देखो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, शेड्यूल कैसे बनाना है, कल जो पढ़ना है वो आज ही डिसाइड कर लो, नहीं तो कल सुबह के 3 घंटे खराब करोगे और फिर नया प्लान बनेगा। और फिर ये रोज होता है यार। Correct. तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैंने आज कल जो पढ़ना है ना ये फिक्स है, और आप इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे नहीं। करेक्ट। तो ये डिसिप्लिन लेके आना है, और जिस दिन टेस्ट है उस दिन टेस्ट देना है। मतलब 1-2 दिन अगर आपने एक्स्ट्रा लिया, सपोज कि आशीष आपने 2 दिन टेस्ट डिले कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना, यू शुड जस्टिफाई इट कि मेरे परफॉर्मेंस इंप्रूव करके लाऊंगा 2 दिन में, इसलिए मैंने टाइम लिया। नहीं तो पता क्या होता है, एक दिन फिर नहीं पड़ता कि टेस्ट तो देने ही नहीं थे, और नेक्स्ट डे सोचते हैं कि यार संडे कर लेंगे, लेट्स टेक 3 मोर डेज। तो ये यार इनकंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मारती है इंसान को। तो कंसिस्टेंट रहो, बेसिक लेवल पढ़ो, ऑप्शनल थोड़ा ठीक से चूज़ करो। बहुत लोग ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं हड़बड़ी में, वो बहुत गलत चीज़ है। जैसे मैं शुरुआत में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने मैथमेटिक्स भी देखा, मैंने केमिस्ट्री भी देखी। केमिस्ट्री में 12th में मेरे 96 मार्क्स, मुझे लगा कि अपने को तो आती है, कर लेते हैं। लेकिन अब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी यार, और यूपीएससी में क्या है क्या नहीं, तो वो ढंग से, क्योंकि बहुत लोग 2 और 3 अटैम्प्ट देने के बाद ऑप्शनल चेंज करते हुए घूम रहे होते हैं, एंड दैट इज नॉट ए वाइज थिंग। क्योंकि ऑप्शनल में अच्छा बनने में 1 साल आराम से लग जाता है। जनरल स्टडी इज अबाउट आप पढ़ लो हो जाएगा। ऑप्शनल में तो यार आपको एक्सपर्टीज चेक करता है यूपीएससी, स्पेसिफिक नॉलेज चेक करता है। तो वो थोड़ा सा एक एरिया है जो आप थोड़ा कॉशियस होकर चलो। एंड मेरी तरफ से तो सबको यही एडवाइस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोज रात को मन हर किसी का करता होगा नहीं होगा है ना। तो बस उस टाइम पे अपने आप को बोलो हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको हेल्प करती, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो अच्छे दोस्तों के साथ 15 मिनट बात करने का हो, लेकिन वो ना हो कि बस सिर्फ प्लानिंग वाली बातें हो रही हैं। मैं तो मोस्टली वैसे दोस्त भी रखता था जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं होता था, नहीं तो आप बस वही करते करते परेशान हो रहे हो। तो अच्छे लोगों के साथ रहो, मोमेंटम बना के रखो। और एक चीज़ और है, जैसे कि 1-2 अटैम्प्ट हो जाए ना, उसके बाद कोशिश करो स्टेट पीसीएस में भी कोई रैंक निकालने का सोचो। तो बहुत लोग 5-6 अटैम्प्ट तक चले जाते हैं और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि करेंगे क्या। राइट। और वो कई बार यार बड़ा घातक हो जाता है। कई बार फैमिली का कि कब तक सपोर्ट रहेगा, जैसे मेरी फैमिली का तो एंड तक सपोर्ट था हर छोटी छोटी चीज़ में, बट दिस इज़ नॉट द कंडीशन एंजॉयड बाय एवरीवन। राइट। किसी को इकोनॉमिक वेलबींग का टेक केयर करना है फैमिली का, तो 2-2 बढ़ाव पे चल रहे हैं वो साथ में। करेक्ट है। तो उनको थोड़ा अपना और कॉशियस होकर चलना पड़ेगा कि यार हाँ थोड़ा सा पढ़ाई थोड़ा कम है लेकिन लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। तो अपना असेसमेंट करो, साथ में हेल्प ले लो मेंटर से, हमारे यहाँ आ सकते हो अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और उसके बेसिस पे कोशिश करो अपना बेस्ट करने की। एक मुझे इस पे बात करना है कि मेरे ना कुछ दोस्त लोग हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे क्लियर, राइट, जो 3 बार 4 बार में नहीं निकल पाए, नहीं क्रैक कर पाए, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। व्हाट डू यू थिंक इस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट है जिनके क्रैक नहीं हो पा रहे एग्जाम, उनको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो जब हम यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं ना, हमसे एक्सेप्ट नहीं होता कोई और एग्जाम देने का। ये दिक्कत आती है बहुत बड़ी इंटरनली कि यार हम कलेक्टर बनने निकले हैं, अब हम बैंक पीओ तो नहीं कर पाएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। वो साइकोलॉजिकल चेंज तभी आता है जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। बट आई वुड ऑलवेज से यार
इसकी तैयारी के साथ साथ में अगर सी सेट अच्छा है, आंसर राइटिंग स्किल अच्छा है, आरबीआई जैसा इतना बढ़िया एग्जाम है, अगर आरबीआई वाला एग्जाम निकाल लो, सेबी वगैरह के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज साथ साथ में चलती रहती हैं। राइट। अगर आप सपोज इंटरव्यू में जा रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए बहुत सारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह इन सब का होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करो कि थोड़ा सा उसमें एंगेज करो। एंड अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है ना बार बार, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसको एड्रेस नहीं करोगे, आप सोचोगे कि पिछले साल जो आया था वो पढ़ के शायद अगले साल कर दोगे, तो यार पास देख के होरोस्कोप नहीं चलता। फ्यूचर के हिसाब से देखना पड़ता है। तो थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी को बहुत रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो देखो, मेरा तो कभी प्रीलिम्स रुका नहीं, बट मैंने अपने दोस्तों को देखा यार एक साल क्या करोगे मतलब। एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत सफोकेटिंग हो जाती है एक टाइम पे रट्टे मारे जा रहे हैं। नेशनल पार्क में से कौन सी रिवर जा रही है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बहुत चीज़ों में लॉजिक नहीं है। और वो फिर जब आप नहीं होता, अगर 2 बार नहीं हुआ, तो फिर आप मेंस की तैयारी भी छोड़ देते हो। करेक्ट। कि पहले प्रीलिम्स तो हो जाए, फिर तो देखेंगे मेंस। लेकिन और वन फाइन डे इट विल हैपन, प्रीलिम्स पास होगा और उस बार मेंस नहीं होगा फिर, क्योंकि तैयारी नहीं तो हुई। तैयारी नहीं हुई थी, ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो मैं तो ये कहता हूँ यार, थोड़ा सा अपने आप को ना संभाल के चलो, डोंट बी मैड अबाउट एनीथिंग। ये एक एग्ज़ाम है, मैंने करा फिर छोड़ा भी सर्विसेज में, अब एजुकेशन के अंदर हुआ, तो थोड़ा सा कोशिश करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म है इस एग्ज़ाम के साथ में ना। वो ब्रिटिश बना के चले गए और हम लोग वो कहीं ना कहीं वो लेगेसी को फॉलो करते जा रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम साथ में कर लो। बहुत लोग हैं यार, डी ग्रुप ज्वाइन कर रखा, कि ग्रुप ज्वाइन कर रखा है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और एकदम रैंक निकलता है इसमें। करेक्ट है। ट्रांजिशन फेज को ट्रांजिशन की तरह लो, कि ट्रांजिशन फेज में कुछ भी अगर होना, मतलब जो काम की चीज़ है, तो चलता है। सही बात है। गाली भी को सुननी पड़ रही है कई बार, तो चलता है। अपना दिन आएगा, उस दिन अपन अपने हिसाब से अच्छे तरीके से जीना सीख लेंगे। तो वो बीच के फेज को करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट कंटेंट मेकर्स ढूंढते हैं, आप फ्रीलांसिंग में कुछ काम कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, मतलब इकोनॉमिक वर्थ निकालने के लिए कोई इसके साथ में और स्किल सोच सकते हो। मैंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाया, बिकॉज मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस दिया मैंने, दूसरी बार इंटरव्यू में जा चुका, तीसरी बार सिलेक्शन ही हो गया। तो मेरे पास हमेशा इंसेंटिव था एक कदम आगे बढ़ने का। बट जिनके पास वो नहीं है ना, उनको बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना चाहिए। क्योंकि 6 अटेम्प्ट देने के बाद अगर नहीं होगा यार, जो वो निराशा आती है ना, इट्स अनबियरेबल। एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एंड आई कंप्लीटली फील फॉर देम यार, कि 6-7 साल जिंदगी के मोस्ट प्रोडक्टिव, जिसमें आजकल की अगर आप जवानी में देखो, स्टार्टअप्स 19 साल में बिलियनियर बन रहे हैं। राइट। हम लोग सोचते हैं कि सोशल रिफॉर्म लाएंगे, सोशल चेंज लाएंगे, और 6 साल बाद लगता है कि हमें कोई एम्प्लॉयमेंट दे दो। बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसको डाइजेस्ट करना एक लेवल पे। तो संभल के चलो। मैंने ये चीज़ देखी है, बिकॉज अगर आप संभल के नहीं चलोगे तो बाद में एक साथ बहुत सारे डिलेमा और पेन आएगा। एंड आई थिंक वो अवॉइड किया जा सकता है। राइट। और ये काइंड ऑफ प्लान बी की तैयारी हो जाती है। प्लान बी 2 अटेम्प्ट के बाद तो शुरू कर देना चाहिए, अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक नहीं जा रहे हो तो। क्योंकि अगर वहाँ तक नहीं जा रहे तो आप ये चीज़ सोचिए ना कि कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होना शुरू हो चुका होगा। राइट। सच बता रहा हूँ कि मेंस के बाद अगले 2 महीने मैक्सिमम लोग प्रोडक्टिव नहीं होते, जो मेंस दिख के आ रहे होते हैं। वो जो वेट कर रहे होते रिजल्ट आ जाए, उस बीच में कुछ नया सीख लो। या फिर अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो कुछ और स्टार्टिंग में 2-3 महीने किसी और एग्जाम की तैयारी करी। जैसे मान लो आप एमपी से हो, एमपीएससी का एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट होता है, तो आप 1-2 महीना जो गैप आ रहा है उसकी स्पेसिफिकली तैयारी कर लो, एक रैंक निकाल लो, गेन द कॉन्फिडेंस। उसमें पास हो गया, आपकी सिक्योरिटी तो हो गई। राइट। फिर आप जो मर्जी करो। हाँ विकास सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो नए एस्पिरेंट अभी यूपीएससी के लिए आने वाले हैं। तो अगर कोई एस्पिरेंट है वो पहली बार तैयारी करने के लिए आ रहा है, हाउ शुड ही प्लान हिज जर्नी, कि उसको अपना प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना चाहिए? सबसे पहले प्रीलिम्स के ऊपर बात करते हैं। प्रीलिम्स में देखो, सबसे मेन चीज़ कंसेप्ट है। 60-70% जो पेपर है वो स्टैटिक है, ठीक है ना। 30% जो पेपर है करंट अफेयर से रहता है। उनमें से कुछ आसान सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी रिलेटिवली एक ही बहुत ही फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, इंसान हर कोई पढ़ता है वो। तो उसको आप डायरेक्ट नहीं पढ़ के शायद ना समझ पाए, तो कोशिश करो आप एनसीईआरटीज़ के साथ स्टार्ट कर लो। कॉलेज में जैसे मैंने तो कोई पढ़ाई करी नहीं है सच, तो मैं बता नहीं सकता कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। हमारे तो एक अलग ही चल रहा था, इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड हो जाता है, उसमें इंसान पढ़ता कम है, एक रियात पढ़ के वो 3 इडियट्स वाली सिचुएशन हो जाती है हम लोगों के साथ में, और वही चलता रहता है। बट मैंने बहुत लोगों को देखा यार फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक निकालते हुए, जस्ट बिकॉज उन्होंने 2 साल अच्छी प्लानिंग कर ली थी। करेक्ट है। तो अगर प्लानिंग करनी है तो मैं तो ये कहूँगा पहले आप कंसेप्ट पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, अगर आप मेंस की तैयारी पहले शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली आसान बन जाता है।
बहुत लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं करता उनकी मेंस की तैयारी भी अच्छी नहीं है। और कई जगह इंटरसेक्शन होता है सब्जेक्ट्स का, ठीक है, कि जैसे एग्रीकल्चर मेंस में है लेकिन वो पढ़ा नहीं था, प्रीलिम्स में आ गया। तो आप सब्जेक्ट वाइज चलिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और जहाँ आपकी दिक्कत है ना उसको सॉल्व करिए। एमसीक्यूज को ना इंटरेस्ट लीजिए, जैसे मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था, अच्छा यार मेरा ये गलत क्यों हुआ, तो अपने दिमाग के ऊपर रजिस्टर करना बहुत जरूरी, मुझसे गलती हुई है और अगली बार नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो अगर एक पेपर सॉल्व किया उन्होंने 100 क्वेश्चन है, अगर 100 नंबर से ऊपर आएगा तो इधर वेरी हैप्पी जुबिलेंट, चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ दिन का। अगर मान लो 60 आ गए तो रोना शुरू हो गया। यार दिस इज नॉट द राइट वे टू इवेल्युएट योरसेल्फ। हर क्वेश्चन वाइज जाओ, हर कंसेप्ट वाइज जाओ। आपने जो सोचा था उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कई बार तुक्के से भी तो ठीक हो जाता है, वो क्या पता अगली बार ना हो। तो कंसेप्ट पे बहुत फोकस करो। और ये जो 2-3 स्किल हैं, अगर कॉलेज में थोड़ा बोलना भी सीखो, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, बहुत हेल्प होती है बाद में। मैंने बहुत लोगों को बहुत फ्लॉलेस देखा है, 200 नंबर भी आते हैं उनके इंटरव्यू में। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखना पड़ा था। सच बता रहा हूँ, इंटरव्यू के टाइम पे कि 4 लाइनें बता दो कि माय नेम इज़ विकास हेलावत, है ना, आगे फिर समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है। स्कूल का नाम बोलना होता है, इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना होता। तो ये अगर आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो कॉलेज की एक्टिविटीज के साथ भी आप यूपीएससी में ये एक स्किल तो अच्छे से कर सकते हो, कम्युनिकेशन, एंड दैट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, आई वुड से उनके पास ज़्यादा अच्छा मौका होता है, बिकॉज ये उनका मेन स्ट्रीम पार्ट बन जाता है, जो शायद इंजीनियरिंग में नहीं होता, बिकॉज वो टेक्निकल साइड ज़्यादा चला जाता है। तो वो करो, और कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले कोशिश करो कि एटलीस्ट 2-3 अच्छे टीचर उसमें हो जिनको आप जानते हो कि हाँ इनसे मैं पढ़ लूँगा। नहीं तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जाके अब्रप्टली इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनका कुछ अच्छे से। और जिस तरीके से वो पढ़ा रहे थे पता नहीं, देयर वाज एन इंटरनल फीलिंग, गट फीलिंग विद इन मी कि इससे पास नहीं होंगे। विकास सर, एक बार मुझे इसके ऊपर बात करना है कि जैसे कोई भी अगर एकदम फ्रेश बच्चा जो पहली बार यूपीएससी एग्जाम के अंदर आ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता यूपीएससी के बारे में, ठीक है, अब उसको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए उसका प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और क्या उसको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए इस एग्जाम के लिए? तो लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो प्रीलिम्स और मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट सेम ही हैं। सब अगर आप पेपर 1 मेंस का देखोगे तो उसमें भी आपका हिस्ट्री है, सिमिलर थिंग आपको यहाँ प्रीलिम्स में मिलेगा, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, कंसेप्ट दोनों जगह हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। ठीक है। सेकंड, रीडिंग स्किल देखो इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे को रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कत हुई थी शुरुआत में, क्योंकि जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर आपने स्टार्ट किया, अगर आपकी नॉवल वॉवल पढ़ने की कोई आदत है नहीं तो इवेंचुअली क्या होता है कि एकदम से फिर लगता है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो और आप जब सोचते हो एक पेपर पढ़ना है, 2-2 घंटे जा रहे हैं उसके अंदर। मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो करंट अफेयर्स की कोई स्ट्रेटजी तो बन नहीं पा रही थी। तो किसी ने बताया कि एक काम कर सकते हो, नोट्स बना लो। तो मैंने नोट्स बनाए 3 महीने। अब नोट्स बना के थक गया मैं, करूँ क्या, उनको रिविजन नहीं हो पा रहा। फिर एक कहीं से आइडिया आया कि न्यूज़पेपर कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज़पेपर कटिंग कर करके एक तरफ न्यूज़पेपर एक तरफ कटिंग, ये भी 3 महीने कर लिया। अब 6 महीने हो चुके, समझ नहीं आ रहा करना क्या इस चीज़ के साथ में। तो स्टार्टिंग में कोशिश यही करो कि मेंटरशिप लेके धीरे धीरे रास्ता चुनो। और मैं शुरुआत में इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर थोड़ा कम भी पढ़ोगे ना चल जाएगा, बिकॉज अगर आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ही नहीं पता, अब न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ के कर क्या लोगे। सपोज कि अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया नहीं किया, रेपो रेट ये वो, अगर फंडामेंटल्स ही नहीं पता है तो ये पढ़ के भी कुछ नहीं मिलने वाला भाई। तो इसलिए शुरुआत में आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। अपना अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट करने का हिम्मत है तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि आप थोड़ा जीएस पढ़ लो, ताकि तब तक आइडिया भी लग जाएगा कौन सा एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है। करेक्ट है ना। तो वो उसके साथ में चूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, अपने ऑप्शनल के हों, वो आप जरूर साथ में देख लीजिए। इन सब चीज़ों को देख के एक आइडिया बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक माइंड की क्रिएशन शुरू हो जाती है कि अगर मैंने पास करना है तो ये ऐसे होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली देखो ब्लाइंड फेथ कभी भी अच्छा नहीं होता, और वो लास्ट में जाके धोखा ही खाना होता है। करेक्ट, ठीक है ना। मेरे साथ क्रैश कोर्स में था, बहुत गालियाँ खाई मुझसे, बहुत गलत फैक्ट्स लिखता था। आप कहते हो ना कि फैक्ट्स याद नहीं होते, उसको भी नहीं होते थे। लेकिन वो प्रोसेस सीख गया था, आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर, और यूपीएससी ने रिवॉर्ड कर दिया उसको। तो अगर आपके पास एक ठीक ठाक मेंटर भी है ना, वो एक बहुत बड़ा एडेड पॉजिटिव बन जाता है। तो वो कोशिश करो एक कोई गुरु मिल जाए, बस ऐसा होना चाहिए गुरु को आता हो।
कि गुरु भी बस समझा के साइड ना हो जाए। राइट। बिकॉज प्रैक्टिस में जो हेल्प कर पाए सबसे अच्छा आपके लिए वही है ना। मेंस के ऊपर आते हैं। मेंस में देखो मैं यही चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ऊपर जरूर एफर्ट डालना पड़ेगा, कि इंग्लिश में वर्ड याद करने पड़ेंगे। पूरे सिलेबस को याद कर लो कि स्टार्टिंग में अच्छा हाँ कहाँ से आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके लास्ट तक कौन सा सिलेबस है, तो उसको याद कर लो। ठीक है। क्यों? उसको जितना याद करोगे ना उतना ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। सपोज अगर पेपर 2 है तो पहले ही समझ में आ जाएगा ओके जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है अपना, ठीक है, या पॉलिटिकल सेटअप क्या है हमारा, या व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। एटलीस्ट ये आप सिलेबस से ही सीख लोगे। राइट। और सिलेबस पे रहोगे ना तो कन्फाइंड, तो बुक भी कम पढ़ोगे। बहुत केसेस में यार ये है कि हर सब्जेक्ट की 50 बुक पढ़ी है और हर इंस्टीट्यूट की एक एक बुक है, कितना पढ़ लोगे? कोई कहता है मेरी रेड बुक, कोई कहता है मेरी येलो बुक, कोई मेरी ब्लू बुक, कोई मेरी ब्लैक बुक। कौन सी बुक पढ़ लोगे? तो एक बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, और उसको लिमिट करना सीखो। कंटेंट हमेशा लेस इम्पोर्टेंट है देन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। ये फंडामेंटल रूल समझ लेना शुरुआत से। शुरुआत बेसिक से धीरे धीरे करो, एनसीईआरटीज़ के साथ करो, थोड़ी नोट मेकिंग की हैबिट जरूर बनाओ। मैं ये नहीं कहता हर चीज़ में नोट्स बनाना जरूरी होता है, बट शुरुआत में कर लेते हो ना तो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट। रिविजन स्ट्रेटजीज क्रिएट करना शुरू करो अपने लिए, बिकॉज आपने भी जैसे पढ़ाई करी है इस फील्ड की, हम पढ़ते हैं जब पेपर देने आते लगता है यार कुछ रिवाइज नहीं हो रहा, और फिर लगता है पूरे साल कर क्या रहे थे। तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे को इतना पता था कि मेरे को अगर 1 महीना दिया जाए तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा, अगर 1 हफ्ता दिया जाए तो कितना, 1 दिन दिया जाए तो मैं कैसे रिवाइज करूँ, मुझे अभी भी पता है। और अगर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होगा ना तो मैं कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट पढ़ के जाऊंगा, मुझे वो भी पता था कि पॉलिटी के ये 4 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, इनमें से 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं। पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं, राइट। आएगा ही आएगा। रिवर पढ़ लेते हैं, ट्रिब्यूटरी पूछेंगे। तो यार ये जो अलर्टनेस है ना माइंड की, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, कि मतलब किस दिन क्या चीज़ ज़रूरत होगी पता नहीं चलेगा। और यही चीज़ करते करते मुझे क्वेश्चन प्रेडिक्शन करना आ गया। मैं जिस बार टॉप स्कोरर बना ना उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे क्वेश्चन प्रेडिक्शन का था। मैं ऐसा कोई ऑथर थोड़ा ना बन गया था कि मेरे को हाईएस्ट मार्क्स दिए उन्होंने। मैंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि यार जापान का क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आ गया 20 मार्कर, और मैं तैयार करके बैठा हूँ उसका, जो कि कोचिंग में कोई नहीं करवाएगा। तो आपको अपनी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, जो सोचने समझने की ताकत है, उसको यार जरूर फोकस करना चाहिए। और हो सकता है शुरुआत में 1 साल डिफिकल्ट लगेगा, हर किसी को लगता है। सेकेंड ईयर तक मेच्योरिटी आने लग जाती है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट देना, ये इस प्रिपरेशन में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लोग 3 महीना पढ़ते हैं, 6 महीना नहीं पढ़ेंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और। अब मेरे एक स्टूडेंट है मुझसे आके अभी कुछ दिन पहले पूछ रहे थे, सर मैं प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 6 मंथ्स, मेरे साथ रहा है अब, और उसने अभी तक कोई अटेम्प्ट भी नहीं दिया है। समझ रहे हो? Still, हाँ. तो अगर वो फिकल माइंडेड काइंड ऑफ चीज़ें होंगी ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप प्रिपरेशन सिर्फ फील लेने के लिए आए थे, आपने प्रिपरेशन करी नहीं। right. इस चीज़ से बचो। एंड एक चीज़ आई वुड रेकमेंड फ्रॉम माई साइड, हैव गुड फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू इन द प्रिपरेशन प्रोसेस, rather देन आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके चले जाएं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। बाकी तो देखो बुक लिस्ट हर जगह मिल जाती है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसको लिमिट करो और फोकस इन्हीं चीज़ों पे करो कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मुझे आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए। आंसर राइटिंग क्या अपने पहलू है, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कंक्लूजन कैसे करते हैं। यूनिवर्सिटी से आते हो वहाँ 20 पेज भरने की आदत होती है, कचरा लिखते हैं है ना, एक क्वेश्चन को 3 बार कर देते हैं ताकि 3 बार नंबर मिल जाए। वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे भाई, एक फिक्स रूल शीट मिलेगी उसी के अंदर लिखना है आपने। तो वो सारी स्किल आपको पता चलना चाहिए कि आपका टारगेट क्या क्या है, और फेज मैनर में वो आपको अचीव करना भी सीखना पड़ेगा। कि 3 घंटे के अंदर भाई 20 क्वेश्चन लिखने हैं तो लिखने हैं, अगर 10-12 लिख के आओगे तो पास नहीं होने वाले हो। करेक्ट। पॉजिटिविटी मेंटेन करना जरूरी है, अपने अंदर फेथ रखो। क्योंकि मैं यही बोलता हूँ, देखो पढ़ाई 1-1.5 साल की प्रिपरेशन में ना हर कोई लगभग आसपास आ जाता है। करेक्ट है। लेकिन जीतता वही है जो उसको समेटना सीख लेगा और उस चीज़ के साथ पर डे बेसिस पे खुश होकर लिव अप करना सीख लेगा, और सुबह उठेगा तो उसे मज़ा आएगा। राइट। जो उसको एंजॉय करेगा ना प्रोसेस को, वो जीतेगा। जैसे मेरा सुबह का कोचिंग रखा हुआ था मैंने, 8 बजे के आसपास कोचिंग शुरू हो जाती थी, तो मैं आराम से 6 बजे उठ के तैयार होके वहाँ पहुँच जाता था, कभी लेट नहीं हुआ। क्लास में अपना पूरा ध्यान दिया, क्वेश्चन भी पूछे बाद में, ठीक है, अपना करा, 2:30 बजे तक घर आ जाता था, मतलब 2 क्लास करके 2:30
1 घंटा सोया, 1.5 घंटा सोया, 4:30 बजे तक मेरे दिमाग में था मैंने पढ़ना क्या है। वो चीज़ 11 बजे तक चलती थी, 11 साढ़े 11 बजे। रात को 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करता था आराम से, बढ़िया। नेक्स्ट डे रिपीट। राइट। तो ये चीज़ देखो ज़रूरी है, मतलब आपको शेड्यूल और बनाना पड़ेगा अपना। राइट। एक चीज़ ये इस पे बात करते हैं कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन भी किया, क्रैक भी किया, सिलेक्ट भी हो गए, राइट, ज्वाइनिंग भी ले ली, फिर रिजाइन करके आप यू मूड ऑन टू प्रेप करियर। यूपीएससी की डिमांड क्या है? यूपीएससी कैसे एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करता है? अगर मैं वही तीन स्किल जो मैंने आपको बताया है कि भाई प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा वो यही चेक करता है कि एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है, और प्रेशर सिचुएशन में क्या करेगा। वो गैस वाला पूरा वक्त ना देखो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई ये प्रोसेस में सारी स्किल चेक हो जाती होंगी, बट इमोशनल स्टेबिलिटी तो 100% चेक हो जाती है, बाकी सब होना हो। कंसिस्टेंसी चेक हो जाती है, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो आपको इस बहुत ज़्यादा, आई वुड नॉट से कि रिसर्च लेवल के एकेडमिशियन तो नहीं बनाना चाहता वो आपको। वो चाहता है आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक चीज़ हो, आती हो। और मेंस में वो चाहता है कि आप जल्दी से माइंड प्रोसेसिंग करके आंसर लिखना आता हो आपको, पेपर पे कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। एंड फाइनली वो चाहता है, यार देखो इंटरव्यू का तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखी हुई है कौन कौन से स्किल चेक कर रहा है आपकी, कि इंटीग्रिटी है कि नहीं, झूठ बोलते हो कि नहीं, वो भी चेक करता है। आपके एक डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो हर कोई भर देता है ना, उससे वो हर चीज़ चेक करता है जो आपने उसमें लिखा है वो है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैं जब शुरुआत में लिख रहा था, मेरी कोई हॉबी नहीं थी तो हमने लिख दिया सोशल सर्विस। अब लेकिन जब मॉक इंटरव्यूज में आए तो कहते क्या करते हो सोशल सर्विस में, तो फिर अब बता रहे हैं कि एक बार ब्लड डोनेट कर दिया था मैंने, तो मेरी बहुत बड़ी सोशल सर्विस कर दी थी। बट दिस डजंट जस्टिफाई। मैं चाहे भोलेपन में ये कह रहा हूँ कि हाँ मैंने तो सोशल सर्विस करी है, लेकिन वो सामने वाला इंसान तो ये सोचेंगे तो ये तो बहुत बड़ा झूठ, ही इज अ लायर। एंड रिटायर्ड लेवल के लोग लगभग बैठे होते हैं वहाँ पे, 5 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, 300 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल की आपकी उम्र नहीं है। आप उनके सामने ना, मतलब यार कंप्लीटली नेकेड। तो वो वहाँ पे इंटीग्रिटी चेक कर जाते हैं। आपने लिखा होता आप इंजीनियर, आपसे पूछ लिया व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज एआई, और आप सोच रहे हो कि यार मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट कनेक्शन। ये नहीं चलता है भाई वहाँ पे। आपको एटलीस्ट अपने बेसिक फील्ड में तो उनको कुछ समझाना आना चाहिए। राइट। सोशल कैपेसिटी भी चेक की जाती है कि यार मान लो जैसे मेरी स्टेट हरियाणा है, तो कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं हरियाणा के अपने, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम से हैं, मतलब सोशल सेक्टर मेनली। तो वहाँ पे आपकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, सेंसिटिविटी चेक की जाती है। क्योंकि देखो अगर आप सेंसिटिव नहीं रहोगे ना, तो हर बार न्यूज़पेपर में यही लिखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आता है ना, मतलब इट्स अ केयरलेस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इमोशन नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो वो एटलीस्ट चाहते हैं सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए भाई आपके अंदर। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भाई सेक्स रेशो में खट्टर गवर्नमेंट ने कितना इम्प्रूवमेंट किया, तो मैंने कहा सर देखो अभी सेंसस तो हुआ नहीं है, बट सेक्स रेशो एट बर्थ इंक्रीज हो गया था, 900 के आसपास आ गया था वैसे। बट आई ऑल्सो मेड देम अवेयर ऑफ द सिचुएशन एट द विलेज लेवल। इन सम ऑफ द विलेजेस आपको लग रहा था कि हरियाणा में सेक्स रेशो 850 कम है, कुछ विलेजेस में 250 है। व्हेन दे गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम यू, दे आर अमेज्ड। यार जानता है कुछ तो अपने। मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे विलेज है जहाँ अगर किसी की एक की शादी होती ना, तो इतने लोग पार्टी करने आते हैं बिकॉज बाकी की शादी ही नहीं हो पाती। और ये कितना बड़ा मिसबैलेंस क्रिएट करेगा फ्यूचर में। तो इंटरव्यू में यार ये वाली स्किल्स चेक होंगी। बाकी तो देखो वो जनरल इमोशनल स्टेबिलिटी तो हर लेवल पे चेक हो जाती है, आप किस मिट्टी के बने हो वो दिख जाएगा। राइट। एंड दे वांट कंसिस्टेंट पीपल, दे आर नॉट लुकिंग फॉर वेरी ब्रिलियंट पीपल। इसलिए बहुत ज़्यादा जैसे डॉक्टर्स लेवल स्टैंडर्ड्स के जो मतलब किसी ने एमडी वगैरह कर रखा है, उनको ज़्यादातर लेवल पे कम मार्क्स मिलते हैं। रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं देते वो। हमेशा यही होता है कि वो यंग जनरेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इसलिए सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशो है पूरे यूपीएससी में। जैसे जैसे आप थोड़ा सा एज बढ़ने लग जाती है ना, तो वो भी लगता है यार छोड़ो यंग ब्लड को लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये जानना है, उनको ये लगता है कि एक कमेटी की रिपोर्ट थी दैट इफ अ पर्सन इज बिलो 25 उनको मोल्ड किया जा सकता है। उनका एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। राइट। और ये हमने कॉलेज में पढ़ा भी होता है ना कि क्रांतिकारी होते हैं वो लोगों को, चेंज हो जाते हैं। करेक्ट। बट एक एज के बाद ना वो फिर एटीट्यूड बिकम्स टू स्टेबल एंड इट्स डिफिकल्ट टू चेंज दोज हैबिट्स। दैट्स व्हाई यंग को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है इस एग्जाम में। इट डजंट मीन कि 30 इयर्स वाला सेलेक्ट नहीं हो सकता है, बट उसके लिए थोड़े से पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं। राइट। What was your reason, like आपने क्यों रिजाइन किया? like
आप सिलेक्टेड थे, हर एस्पिरेंट का सपना है कि एक बार सिलेक्ट होना है ना, हम्म। और आप 2 बार सिलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर देन यू रिजाइंड इट. व्हाट वाज योर लाइक मोटिवेशन देखो, कि वो आपने रिजाइन कर दिया? मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस उस टाइम तक चेंज हो चुका था, बिकॉज जब हम स्टार्ट करते थे एवरीबॉडी वांट्स टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट दैट आई एम गोइंग टू सर्व द नेशन. तो आप सोचते हो कि यार वो सर्विसेज के थ्रू ही है, राइट. एक तरीके से. तो मैंने जब सर्व करना शुरू किया, मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरी जो इंटरनल चीज़ है वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाती है, एंड एवरीबडी शुड गो इन दैट डायरेक्शन इवेंचुअली, जहाँ वो अपनी लाइफ के अगले 35 ईयर्स 40 ईयर्स दे सकें. राइट. एंड इट शुड लुक लाइक अ केक वॉक टू देम, और उसी के साथ साथ में अच्छी वैल्यू भी क्रिएट कर सकें. राइट. तो वो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार ये मेरे लिए एजुकेशन में शायद ज़्यादा फिजिबल है देन दिस. तो उस टाइम पे मैंने, लेकिन एज यू नो यार कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है सेलेक्ट, मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना भी, उसको छोड़ना तो और भी बड़ा है. राइट. तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को कंसल्ट किया, हमने 1-1.5 साल सोचा भी पूरा. माई वाइफ शी इज़ ऑल्सो इनटू सर्विसेज. तो वो सारी चीज़ें बाद में हमने फैक्टर इन भी किया कि भाई देखो अगर कुछ गलत होता है, बिकॉज देखो रेवेन्यू इज़ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट. कौटिल्य यही कहते हैं कि पैसा नहीं होगा तो ज़िंदगी में करोगे क्या. सही बात है. अगर वो इंस्टेबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज अंदर आप हर किसी को पता है कि इट्स अ वेरी सेफ काइंड ऑफ जॉब इफ यू कंसिडर इट अ जॉब. राइट. तो हमने वो सोचा लास्ट में कि नहीं, आई कैन फॉलो माई पैशन नाउ. यू हैव ऑलरेडी अबव अ स्पेसिफिक लेवल. एक इससे अगर हमेशा सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे. राइट. तो वही चीज़ें करते करते मैं एजुकेशन की तरफ चल पड़ा, एंड 2 साल में खूब मज़ा आया है इसमें काम करके. रैंक 1 भी स्टूडेंट रही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं साथ में, अच्छी मेंटरशिप कर पा रहे हैं, अच्छा गाइडेंस कर पा रहे हैं. एंड उसमें चाहे वो रात को 10 बज जाते हैं 11 बज जाते हैं घर आते आते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुकून है. तो वो चीज़ यार देखो, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि कभी भी एब्रप्टली कुछ मत करो. मैं नहीं कहूँगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो, सेलेक्टेड को मेरा कोई ये किसी को मैसेज नहीं कि आप जाके रिजाइन कर दो. दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. अपनी सुनो, बट हमेशा एक सेफ्टी नेट बना के चलो ना. जैसे कि अगर सेकंड अटेम्प्ट का नहीं होता तो पीसीएस देखो. और यहाँ पे अगर आपकी लाइफ स्टेबल लेवल पे आ चुकी है, वेयर योर फैमिली डजंट हैव अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, तो ही आप ये डिसीजन ले सकते हो. कि भाई आप खुद को तो मना लोगे, लेकिन बच्चे के लिए खाने पीने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा. या फिर घर पे जो भी लोग हैं अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते. तो देखो अब इंडिया में आई वुड से कि इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स ये चीज़ आएगी. बिकॉज देखो इंजीनियर हम शायद अपनी चॉइस से नहीं बने हैं, क्योंकि मैथ साइंस में नंबर आ गए, हम सबने बोला इंजीनियरिंग कर लो. राइट. मैक्सिमम के साथ यही हुआ यही है. होता है. और शायद सिविल सर्विस भी जब करने गए थे तो मुझे तो प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा आने लग गया था, देन एंड रिजल्ट भूल चुका था मैं. तो शायद वही चीज़ मेरे को वापस वहीं पे लेके आ गई कि प्रोसेस में बहुत मज़ा आ रहा था. तो दैट्स हाउ इट इज़. व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स? सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को यही लगता है कि देखो हम जिस कम्युनिटी जो सिविल सर्विस कम्युनिटी को केटर कर रहे हैं ना, वो उस पड़ाव पे खड़े हुए, दे वांट टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ देयर फैमिली, देयर ओन लाइफ एंड देन नेशन आल्सो. राइट. तो सपने बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, और डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा है उसी के साथ में. तो वो एन्जॉयमेंट है यार. और देखो एक लेवल तक हम भी यही चाहते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी, इट शुड गेट द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस आल्सो. तो बहुत रिस्पेक्ट है इस प्रोफेशन के अंदर. साथ में जो स्टूडेंट्स अब निकले हैं, ट्रेनिंग में हैं, 2-3 साल के अंदर अच्छी अच्छी पोस्ट में जाएंगे आगे जाके, दे विल ऑलवेज रिमेंबर किसी ने उनके लिए एक सेक्रीफाइस किया. कि उसको ज़रूरत नहीं थी हमारे साथ बैठने की रात को 10 बजे भी, लेकिन उसने मेरा पेपर देखा, मुझे समझाया, वो सारी चीज़ें करी. राइट. तो वो एक यार एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन वाली सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है. वो पर्सनल लेवल पे भी है और आई वुड से नेशन लेवल पे भी है. वो जो हमें थोड़ा धीरे धीरे करके पता चलेगी. इट विल नॉट बी इमीडिएट इन नेचर, बट डाउन द लाइन 10 साल बाद, बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो इन माई अर्ली 30s, सिर्फ 32 साल का हूँ. तो मैं नहीं कह सकता मैंने बहुत ज़्यादा सिविल सर्वेंट बना दिए हैं अभी शायद अगले धीरे धीरे करके वो वैल्यू क्रिएशन चलता रहेगा. एंड प्रोबेबली जिन सपनों को साकार करने में मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, कल वो किसी और के सपनों को साकार करेंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट. बिकॉज मेरा उनसे ऐसा नहीं कि आप बनने का मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है. नो, यू लिव योर लाइफ एंड डू इट इन अ मैनर दैट यू कैन जस्टिफाई एट द एंड. एक यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? लाइक एज यू सेड कि आपको एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो चुका है, आप खुद भी उस माइंडसेट के साथ रहे हो काफ़ी टाइम तक, राइट? और अभी भी यू गेट टू नो टू मेनी एस्पिरेंट्स. हर दिन आप किसी नए बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट? किसी भी एस्पिरेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एंड व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन ऑन द बिहेवियर ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स?
कई बार जैसे इंस्टीट्यूट में मेरे साथ में काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी हैं, अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उनकी हर किसी की हेल्प चाहिए। जिसका एटीट्यूड उनकी तरफ भी बेकार हो जाता है ना शुरुआत में, तो मैं थोड़ा सा ना नेगेटिव आता हूँ उनको लेके। मैंने कहा यार कि तुम अभी ऐसा कर रहे हो, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप अभी आए हो ना, आप हर किसी को सर कहने की आदत डाल लो, बिकॉज द मोर हम्बल यू आर, ज़्यादा चांसेस आप अपने पाथ से भटकोगे नहीं। राइट। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में सोचोगे कि नहीं मैं आया हूँ तो गेट खोल दे मेरे लिए, ये कर दे वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में ज़्यादा एन्जॉयमेंट लेने लग जाओगे ना, या फिर यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द फील ऑफ इट, कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो बैठ के और सोच रहे हो कि IAS बन जाओगे, ये कर दोगे वो कर दोगे। हमेशा देखो सुपरस्टार जो होता है ना वो हार्ड वर्क के बाद बनता है। और अगर आपको इस प्रोसेस के अंदर घुसना है, हर किसी को पता है कि ये प्रोबेबिलिटी में 0.1% से भी नीचे है फाइनल सिलेक्शन। राइट। आप पूरा ट्रस्ट वर्दी रहिए, इंटेलिजेंट बिहेवियर रखिए अपना, हमेशा इवेल्युएट करिए कहाँ आप हो। और जो भी आपने सपने देखे हैं ना, वही देखो गीता वाली चीज़ है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इफ़ यू आर ओनली गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, तो नहीं कर पाओगे मेहनत। डे बेसिस पे ऑथेंटिसिटी, डे बेसिस पे एक प्रिडिक्टेबिलिटी लेके आओ। चाहे 6 घंटा पढ़ो 6 घंटा में ना आउटपुट निकालना सीखो। एंड ज़्यादा स्वे मत हो, 50 आइडियोलॉजी कोई फॉलो नहीं कर सकता। आइडियोलॉजी से काम नहीं कर रहे हो तो 100% चेंज करो अपनी। लेकिन सिर्फ रोज़ बैठ के अगर सोचोगे 10 घंटा यूट्यूब वीडियो देख के पास हो जाओगे, या फिर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके पास हो जाओगे, तो ऐसा सच्चाई है नहीं। मैं सबको यही बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स में कि 5% या 10% मैक्सिमम मेरा एफर्ट तुम्हारे लिए काम आएगा, 90% इस मेहनत को रिजल्ट निकालने में आपने करनी है। मेरा बस इतना एफर्ट है कि आप पाथ से नहीं भटकोगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपने नहीं समझी अभी, ठीक है ना, अगर आप ब्लाइंड होके हर इंस्टीट्यूट में हो जाएगा कि ये हो जाएगा, हर किसी के पास टाइम नहीं है यार, हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, फाइनाइट टाइम है। दोज हु आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत की जाती है। और ये सच्चाई है, ये हर जगह का सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं भी अगर हमारे यहाँ अगर 100 बच्चा आ रहा है, 200 बच्चा आ रहा है, उनमें से कुछ 20-30 बच्चों के ऊपर ज़्यादा मेहनत हो जाती है इवेंचुअली, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट। और उस कंसिस्टेंसी की मैं एवरीडे बेसिस पे मैं भी एक रिस्पेक्ट कर पाता हूँ। राइट। 2 दिन तो मैं भी बोलूँगा कि यार तो फिर से आ गया, तो फिर से पूछ रहा है, ये कर रहा है, बट तीसरे दिन आई विल गेट इमोशनली अटैच्ड। मेहनत दिखती है ना, और जब मेहनत किसी की दिखने लग जाती है ना, तो इवेंचुअली आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि इट बिकम्स अ नोबल कॉज फॉर यू, कि यार करो हेल्प यार, अब ज़्यादा सोचो मत। राइट। तो वो चीज़ देखो आपको क्रिएट करनी चाहिए कि कोई 1-2 लोग आपके लिए ऐसे डिवोशन आ जाए है ना, वो भक्ति वाली फीलिंग आ जाएगी। तो मेहनत करना सीखो और कॉन्फिडेंस रखो बस, विद ह्यूमिलिटी। लेट्स से यू आर इन अ स्टेडियम फुल ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है, आपके पास 1 मिनट है अपना लाइफ लेसन देने के लिए अपने सारे एक्सपीरियंसेस में से, कि यार ये बात 1 मिनट की जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आप सभी को, हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। व्हाट शुड बी योर 1 मिनट मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स? देखो मेरा सबके साथ है कि भाई एस्पिरेशंस रखो, वो एस्पिरेशंस आपको जिंदा रखेंगे, बट उसके साथ में ये भी सोचो कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो ये एस्पिरेशंस इतना बड़ा बोझ बन जाएंगी ना आगे चल के कि परेशान होकर रहना शुरू कर दोगे। इसलिए कोशिश करना कि अपनी ईमानदारी बनाए रखो, सपोर्ट लो जब रिक्वायरमेंट होती है, बट अपने आप को इम्प्रूव करते चलते जाना है। और साथ में ये भी देखना है कि जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, थोड़ा तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि अपने आप को पहचानना जरूर इस पूरी प्रिपरेशन के बीच में। 10 साल पहले मुझे पता भी नहीं था मुझे हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट होगा कि मैं सर्विसेज के बाद इस फील्ड में आ जाऊंगा, इस चीज़ के लिए वर्शिप करने लग जाऊंगा हिस्ट्री पढ़ने को। तो आप इस जर्नी के थ्रू अपने आप को पहचानो भी, अच्छे दोस्तों को भी पहचानो, लाइफ के अच्छे लेसन्स भी सीखना। सिर्फ ये मत सोचना कि IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IRS बनेंगे, साथ में ये सारी चीज़ें भी करो और पूरी जर्नी को एंजॉय करो। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। मज़ा आया काफ़ी आपसे बात करके। आई एम श्योर द ऑडियंस हैव एंजॉयड द पॉडकास्ट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो? नो, इट वाज वेरी बेनिफिशियल। आपने बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और पहली बार मिलके हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से जानते हैं तो एक बोनहोमी बन गया हमारे बीच में, ठीक है। और काफ़ी जो आपकी ऑडियंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उनके जानने की, आई होप आई वाज एबल टू शेयर द एक्सपीरियंस। बाकी आपको कोई भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम स्पेसिफिक डाउट्स हो तो प्रेप क्लियर का हमारा भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आप आके देख सकते हो वीडियोस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। एंड
बट आई वुड से कि भाई जो आपका काम चल रहा है इट इज़ वेरी वंडरफुल, जिस सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको अप्रोच कर रहे हो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि अगले 2-3 साल के अंदर आप बहुत अच्छा ग्रो करो। थैंक यू। एंड बीइंग एन एस्पिरेंट, अगर आपका भी मन है एग्ज़ाम के करने का, तो माय वेल विशेस आर विद यू। होपफुली अगर आप चाहते हो मेहनत करना, तो मैं आपको इसके लिए गाइड भी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो एंड मच। मेक श्योर आप भी अपना पाथवे जो भी है अपने पैशन के हिसाब से आगे चलिए। थैंक यू सो मच। एंड आई विल ऑल्सो डू वन थिंग कि प्रेप करियर के जितने भी डिटेल्स है सोशल मीडिया हाँ। प्लेटफॉर्म्स है वो सारी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर देंगे, थैंक यू सो so that मच। people can follow you as well. यस, Thank you so much for watching this episode till the end. I hope इस episode ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी. Make sure you subscribe the channel and do let us know in the comment section आपको एपिसोड कैसा लगा और आगे हम किस टाइप के एपिसोड्स और ज़्यादा कर सकते हैं, क्या आपके क्वेश्चंस है और किन गेस्ट को आप हमारे शो पे देखना चाहते हो. Do let us know in the comment section. Thank you so much for watching.